अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैं इन रिस्पांस टू अ कमेंट बना रहा हूँ। जुनेद राजपूत पूछते हैं कि हम म्यूचुअल फंड किस तरह किसी डिस्ट्रीब्यूटर या मिडल मैन के बगैर ख़रीद सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के दो तीन एंगल निकल सकते हैं। एक एंगल तो ये है कि वो ये पूछ रहे हों कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है एक, वो म्यूचुअल फंड ऑफ़र करती है और एक उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट सेंटर में ना आए, हम डायरेक्टली जाके परचेज़ कर लें। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है कि वो आप उसका ऐप पे साइन अप करें और जाके म्यूचुअल फंड परचेज़ कर लें। लेकिन मुझे लगता है ये दूसरा एंगल जो है वो ज़्यादा इस क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि उस तरह से उन्होंने पूछा है। वो असल में उनको किसी ने मुझे लगता है कि सजेस्ट किया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। वो उसके थ्रू आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मनी मार्केट के एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि ये किस तरह काम करता है। तो इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा म्यूचुअल फ़ंड को समझना पड़ेगा। तो जब किसी ने स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना होता है, मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करूँ और पीएसओ के कुछ स्टॉक्स ले लूँ, कुछ एग्रो फर्टिलाइज़र के ले लूँ, कुछ किसी और लाल पीर पावर कंपनी की ले लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में मैं डायरेक्टली अकाउंट नहीं खोल सकता। वो ब्रोकर्स होते हैं, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज ने सेट किए हुए होते हैं कि डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर होती हैं, उनके साथ आपने अकाउंट खोलना होता है और वो आपको फिर एक सॉफ्टवेयर देती हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज में वो वाले सारे स्टॉक्स जो कि आप चाहते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। आपने पहले उनको पैसे जमा करवाने होते हैं, भेजने होते हैं उनके अकाउंट में, फिर उनको बताना होता है ईमेल करके, फिर वो आपके उधर ब्रोकर के अकाउंट में आ जाते हैं, फिर वो आपके सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से जाके आप स्टॉक्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका होता है स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने का, और वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो रोज़ाना की बेस पे स्टॉक्स ये भी रिसर्च करें कि कौन से स्टॉक्स अच्छे जा रहे हैं, फिर उसको परचेज़ करके भी रखें। फिर अगर कुछ कंपनी जो है वो फंडामेंटली इतनी अच्छी नहीं रही तो उस पर ये भी नज़र भी रखें और फिर उसको सही टाइम पे बेचें भी। तो अगर कोई इस तरह नहीं कर सकता, कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसने अभी अभी शुरू किया है, अभी इंटरेस्ट लेना कि स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा उसने ब्रोकर का अकाउंट भी खुलवा लिया लेकिन थोड़ा थोड़ा वो सीखना शुरू कर रहा है। तो वो चाहता है कि उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कुछ एक अलग उसके पास कैपिटल है उससे, या हर माह थोड़ा सा वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये म्यूचुअल फंड्स वाला वे बेहतर है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, ये ब्रोकर के भी अलावा होती है। मसलन जैसे मीज़ान बैंक है ना, तो मीज़ान बैंक ने एक कंपनी बनाई हुई है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। इसी तरह एमसीबी बैंक है तो एमसीबी ने एक आई सेव के नाम से एक अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई हुई है। इसी तरह यूबीएल ने यूबीएल फंड्स के नाम से, एचबीएल ने एचबीएल फंड्स के नाम से, इसी तरह फैसल बैंक ने, बैंक अलग है और वो एक फैसल फंड्स के नाम से अलग कंपनी बनाई हुई है। वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट फंड्स ऑफ़र करते हैं। फ़ंड्स किस तरह ऑफ़र करते हैं कि वो मसलन पहला फ़ंड ऑफ़र करने के लिए मसलन वो स्टॉक एक्सचेंज में गए, उन्होंने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 100 कंपनीज़ कौन सी हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया और इसकी एक स्टॉक्स की बास्केट बना ली। अब उस पूरी इन्वेस्टमेंट को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और हर यूनिट की प्राइस रख दी, उसकी नेस्ट एसेट वैल्यू उसको कहते हैं कि एक यूनिट जो है इसकी 100 रुपये की होगी। तो जब आप उस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उन सारे जो 100 स्टॉक्स हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़े आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन 100 रुपये के पीछे या उस एक यूनिट के पीछे उन्होंने 100 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, एक बंदा 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एक यूनिट ख़रीद ले, एक बंदा 1000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 10 यूनिट्स उस म्यूचुअल फ़ंड की ख़रीद ले। तो इस तरह एक ही म्यूचुअल फ़ंड है, उसमें हज़ारों लोग जो भी उस कंपनी के साथ आके रजिस्टर हो रहे हैं, मसलन अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, उसके साथ जो भी आके रजिस्टर हो रहा है, उसी एक म्यूचुअल फ़ंड में वो हज़ारों लोग अपने अपने लिहाज से परचेज़ किए जा रहे हैं। जिसने 10 यूनिट्स परचेज़ किए हैं उसकी 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसने 1000 यूनिट्स परचेज़ किए हैं उसकी लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। इस तरह आप अनलिमिटेड जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अब ये मैंने बताया कि उसने एक फ़ंड है जिसमें टॉप 100 कंपनीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एक और फंड वो ऑफ़र कर सकते हैं जो कि टॉप 30 कंपनीज़ को वो करे। तो टॉप 100 कंपनीज़ में मसलन जो स्टॉक इन्वेस्ट कर रहा है वो
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में शायद इन्वेस्ट कर रहा होगा। KSE 100 इंडेक्स एक लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो कि स्टॉक एक्सचेंज बता देती है कि हमारी टॉप 100 कंपनीज ये हैं कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, यानी कि उनकी ओवरऑल सारे स्टॉक्स की वैल्यू मिला के ना सबसे बड़ी उनकी वैल्यू क्या बनती है, उसमें उस लिहाज से सबसे बड़ी टॉप 100 कंपनीज कौन सी हैं। इसी तरह एक और इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KMI 30 के नाम से, कराची मीज़ान इंडेक्स 30, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 30 बड़ी इस्लामिक कंपनीज़ हैं, सबसे बड़ी 30 इस्लामिक कंपनीज़, तो मीज़ान बैंक या MCB बैंक की जो इन्वेस्टमेंट ब्रांच है या इन्वेस्टमेंट उनकी जो सब्सिडरी है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स या iSave, वो एक और ऑफ़र कर सकती हैं म्यूचुअल फ़ंड जो कि उन 30 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करे, यानी कि वो KMI 30 इंडेक्स को फॉलो कर रही होंगी। तो इस तरह जब आप उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप उन 30 कंपनियों में कर रहे होंगे। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मसलन एक और इंडेक्स है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 20 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। वो मेरे ख्याल है डिव 20 के नाम से, KSE डिव 20 या डिव 20 उसमें आता है, तो वो डिव 20 के नाम से जो है ना वो कंपनीज़ हैं। तो एक और फंड ये हो सकता है कि वो उस डिव 20 को फॉलो कर रहा हो। अब उस फंड में जो इन्वेस्ट करेगा वो आगे, क्योंकि उस बैंक ने या उस थर्ड पार्टी कंपनी में उन 20 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली उन 20 कंपनीज़ में चली जाएगी। लेकिन इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि आप उस थर्ड पार्टी को, यानी कि जो कि मीज़ान बैंक की वो सब्सिडरी है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स या MCB बैंक की सब्सिडरी iSave जो उनकी प्रोडक्ट है वो, या फिर जैसे UBL फंड्स, HBL फंड्स या NBP फंड्स, तो उस कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो फिर आगे सारी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रही है। अब उसमें जो प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, वो फिर उसको इसी तरह आपके उसमें रिफ्लेक्ट भी करती है। मसलन उसको जो भी प्रॉफिट होता है तो आपने अगर एक यूनिट रखी हुई है तो वो उस लिहाज से आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर वो उसकी वैल्यू नीचे जाती है तो उस एक यूनिट की वैल्यू कम हो जाएगी। जिसने 1000 यूनिट्स रखी हुई हैं उसकी उसी तरह उसी रेशो से ज़ाहिर है उस एक यूनिट की प्राइस कम या ज़्यादा होगी तो वो उसको 1000 यूनिट्स के लिहाज से फ़ायदा या नुकसान होता रहेगा। तो इस तरह आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इनडायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें अब वो थर्ड पार्टी कंपनीज़ का क्या फ़ायदा है, जो कि जिन्होंने वो म्यूचुअल फंड्स बनाए हुए हैं उनका ये फ़ायदा है कि वो ईयरली एक तो मैनेजमेंट फ़ी ले रहे होते हैं, मसलन 1% मैनेजमेंट फ़ी ले ली, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं मसलन 10 साल 20 साल, तो आपको ईयर टू ईयर रिटर्न जो है वो 20% मिल रहा होता है हर साल का। उनमें से 1% सिर्फ वो जो आप कंपनी है वो ये भी मैनेज कर रही है कि कौन से अच्छे स्टॉक, कौन सी अच्छी कंपनीज हैं। कोई कंपनी नीचे जाती है तो शायद उसको उसमें से निकाल भी देती है, तो वो सारा कुछ नज़र भी रख रही है उस पर, तो उसके लिए वो 1% जो है वो कुछ भी नहीं है। इस तरह एक फ्रंट एंड लोड होता है जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उस कंपनी के थ्रू, तो आपको उस स्पेसिफिक फंड में तो आपको फर्स्ट टाइम मसलन आप ₹1,00,000 डालते हैं तो 2% मसलन वो फ्रंट एंड लोड काट लेते हैं, आपके 98% इन्वेस्ट होते हैं। ये भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो एक दफ़ा 2% कट गया, लेकिन ईयर टू ईयर आपको 20% का फ़ायदा भी हो रहा है, तो वो भी ठीक है। इसी तरह फिर कभी निकालते हुए भी कुछ फंड्स का होता है, और कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कि ना फ्रंट एंड लोड लेते हैं ना बैक एंड लोड, यानी कि पैसे निकालते हुए सिर्फ ईयरली मैनेजमेंट फ़ी ले लेते हैं थोड़ी। तो ये इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट है। अच्छा, अब आप मसलन अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के साथ अगर अकाउंट बनवाएंगे तो फिर ये होगा कि आपको वो अकाउंट बनाने के बाद आपको वो अपनी पूरी लिस्ट दे देंगे फ़ंड्स की, मसलन इस नाम का फ़ंड ये टॉप 30 फंड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। फिर शायद वो एक और फंड का आपको बता दें कि ये टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, ये टॉप 20 डिविडेंड देने वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। फिर एक और फंड होगा जो कि मनी मार्केट से रिलेटेड होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने जो टी बिल्स और स्कूक्स वगैरह ऑफ़र किए हैं, ये वाला जो है वो इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और ये वाला जो है वो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो उस तरह के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इस तरह आप जब ये अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, MCB बैंक और उनकी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है iSave, तो उनके साथ जब आप
अकाउंट बनवा लेते हैं तो फिर आप उसके थ्रू ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ये कहते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरह वो मतलब शायद वो नए बंदे हैं तो वो उनको सही टर्म नहीं पता थी या कुछ, तो उसको आप सेंटर से निकालना चाहें वो आप निकाल नहीं सकते। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले ये होता था कि मसलन आपने अकाउंट बनाना है तो आप अक्सर इनको ईमेल करते थे या ऑनलाइन थोड़ा सा वो कोई कांटेक्ट करते थे, तो फिर एक रिप्रेजेंटेटिव भी अक्सर आपके पास आता था उनका, तो वो आपको अकाउंट बनाने में हेल्प करता था। अब तो सारा कुछ ऐप्स पे चला गया है, तो बेहतर है उस तरह से करें। लेकिन उस तरह से भी होता है ये, तो उसमें ये होता था कि फिर जब उसके थ्रू आप अकाउंट बनाते हैं तो फिर आपके पैसे जा ही नहीं उसमें रहे होते हैं फंड्स में, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ना हर कुछ अर्से बाद मशवरा दे देता है कि कौन सा फ़ंड बेहतर है, उसमें इन्वेस्ट कर लें। तो उसके बदले आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसका मसलन 1% उसको मिलता जाता है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो बेहतर है आप डायरेक्टली ऐप्स के थ्रू अकाउंट बना लें। तो उसके लिए मैंने मोबाइल स्क्रीन पे जाके कुछ ऐप्स डाउनलोड करके और उसको आपको बताया भी है कि ये इसकी रजिस्टर की ये स्क्रीन है, यहाँ से स्टार्ट करना है प्रोसेस और इस तरह आपने रजिस्टर कर लेना है। तो आए उसको जाके देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बैंक की अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी मौजूद है, तो उन इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की फिर ऐप्स होती हैं जिनमें साइन अप करके आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और उनके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी डिटेल्स भी उनके वेब पेजेस पे अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस तरह की एक आई सेव है ऐप। ये पाकिस्तान की जो सबसे मशहूर कुछ ऐप्स हैं और इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं उनमें से एक है। आई सेव जो है ये MCB की है। तो इसमें आप जाएंगे क्रिएट न्यू अकाउंट में और यहाँ पे जाके आप बना सकते हैं। आप सबसे पहले बेशक अकाउंट बना लें। उसका ये होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट जो है सिंगल ट्रांजैक्शन वो 4 लाख की होगी, एनुअल लिमिट 8 लाख की होगी और 10 लाख की ओवरऑल लिमिट होगी। लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए ठीक है, यानी कि इन्वेस्ट करना शुरू करने के लिए। तो आप ये करके बाद में उसको अकाउंट को अपग्रेड करवा लेते। जब मैंने इसमें अकाउंट बनाया था उस वक्त 1 लाख की लिमिट थी इसकी, लेकिन साथ ही कुछ दिन में मैंने उसको अपग्रेड करवा लिया था। तो इससे पहले कि वेट करें आप वो अपने उनको प्रूफ वगैरह दें, आप सबसे पहले अकाउंट तो ओपन करें ना, फिर उसको बेशक अपग्रेड करवा लें। तो ये जो 4 लाख ट्रांजैक्शन लिमिट वाला और 8 लाख एनुअल लिमिट और 10 लाख ओवरऑल लिमिट वाला अकाउंट तो किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप बगैर किसी इनकम प्रूफ के बना सकते हैं। तो इसमें जस्ट आपने गेट स्टार्टेड पे जाना है और इसमें अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और मोबाइल ऑपरेटर वगैरह करके प्रोसीड करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका NIC वगैरह मांगेगा और उनके स्कैन जो आप इसको प्रोवाइड कर देंगे। ये तो होगी एक पहली जो है आई सेव। अब और भी देख लेते हैं। इसमें फिर आ जाती है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स की ऐप। वो उसमें भी फिर इसी तरह उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए फिर ये 3-4 किस्म के रोशन डिजिटल जो है वो जो भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए हैं, पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं। डिजिटल अकाउंट जो है वो फुल फ्लेज अकाउंट है जो कि जिसमें कोई लिमिट्स नहीं होंगी। लेकिन इसमें भी आप यही कर सकते हैं कि सहूलत अकाउंट बना सकते हैं जिसकी 4 लाख की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, फिर एनुअल लिमिट 8 लाख की और ओवरऑल 10 लाख की लिमिट है। तो इससे स्टार्ट करके आप अकाउंट को फिर अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी से स्टार्ट करें क्योंकि उसमें सिर्फ आपको CNIC, मोबाइल नंबर, ईमेल और फिर बाकी जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं दे के तो आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने 2 ऐप्स बता दी, ये पाकिस्तान की सबसे मशहूर ऐप्स हैं। फिर उसके अलावा हर बैंक ने अब ये काम शुरू कर दिया हुआ है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हैं। तो जैसे अभी हम सर्च कर लेते हैं HBL फंड्स, तो उनकी HBL सेविंग्स के नाम से ऐप है। इसी तरह फिर अगर मैं सर्च करता हूँ UBL फंड्स, इसमें फिर ये आ गया UBL फंड्स स्मार्ट सेविंग्स की ऐप आ गई। और यहाँ पे फिर अगर अच्छा ये मैंने HBL रिमूव नहीं किया था। इसमें अगर मैं फैसल सर्च करूं, फैसल फंड्स के नाम से, फैसल बैंक भी अब फुली इस्लामिक पे कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो ये फैसल फंड्स की ऐप जो है ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो NBP की और जिस तरह को जो भी आपका फेवरेट बैंक है ना, ये जिस बैंक में भी है अस्करी, ये
सब ने ये काम शुरू किया हुआ है, उन सब के म्यूचुअल फंड्स अब मौजूद है। तो आप उनकी ऐप्स पे साइन अप करें, फिर उसके बाद उनकी वेबसाइट पे जाएं, हर फंड के बारे में पढ़ेंगे वो किस चीज़ के बारे में है, कौन सा फ़ंड KMI 13 टैक्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी इस्लामिक कंपनीज़ या इस शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़। इसी तरह कौन सा फ़ंड जो है KSE 100 को कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल टॉप 100 कंपनीज़। तो उन फंड्स पे रिसर्च करके, और इसमें कुछ ऐसे फंड्स हो सकते हैं जो कि मनी मार्केट में डील करते हैं, यानी कि आपका पैसा दूसरों को वो दे के, लोन पे दे के, या स्कूक्स वगैरह में या टी बिल्स में इन्वेस्ट करके, तो उस तरह के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो ये इन हर फंड के बारे में पढ़ के आप उनकी वेबसाइट पे या इनकी ऐप्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जब साइन अप कर चुकेंगे आप, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी सा प्रोसेस है। तो जैसा कि आपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाके देखा कि आपने अगर 4 लाख की एक ट्रांजैक्शन और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, इसी तरह यानी कि 8 लाख से कम ईयरली और लाइफ टाइम 1 मिलियन से कम तक की ट्रांजैक्शंस अभी करनी है, तो आप एक सहूलत अकाउंट के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट की कंपनी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिर्फ अपना CNIC दे के। तो अगर उससे ज़्यादा आपका अकाउंट आपने बनाना है तो फिर आपको अपनी अर्निंग की सोर्स भी बताना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको एक सैलरी स्लिप वगैरह, या बिज़नेस है तो फिर वो बिज़नेस की जो भी प्रूफ वगैरह कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है साथ। मैं तो कहता हूँ आपका अगर बिज़नेस भी है और आप जॉब वगैरह भी करते हैं तो शुरू में क्विकली स्टार्ट करने के लिए आप जस्ट सहूलत अकाउंट बना लें, फिर उसको बाद में बेशक अपग्रेड करते रहें। जब आपकी मसलन 10 लाख के तक पहुंच जाए और आपको फिर वो कहें कि अब आप और नहीं इन्वेस्ट कर सकते, या 10 लाख के करीब खुद ही आप उसको जो है वो अपग्रेड करवा लें। आप सिर्फ जाके आपने प्रूफ देना होगा और आपका अकाउंट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। वैसे तो मैं आंसर करता रहता हूँ आपके क्वेश्चंस, लेकिन ये फार्मली आस्क के शहजाद के सेगमेंट की पहली वीडियो जो है ये जा रही है लाइव, तो इसके बाद फिर इसी तरह इसको लेके चलेंगे। आप पूछते रहें बेशक और ज़्यादा क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।